नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। इस वक्त दिल्ली की जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ करना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि आज दिल्ली बवाल के 5 आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA रासुका लगा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिन आरोपियों पर NSA लगा है उनमें मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार, गोली चलाने वाला जो वीडियो में दिखा शख्स है सोनू चिकना, सोनू का ही भाई सलीम चिकना, दिलशाद और अहिर शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह की सख्ती के बाद यह ताबड़तोड़ कार्रवाई अब दिल्ली पुलिस कर रही है। अंसार को और सोनू चिकना को इस पूरे दिल्ली दंगों का एक तरीके से मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस ने बताया है और अब इन पे NSA रासुका लगा दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अब इन पर कार्रवाई होगी, यानी ये कानून आम कानूनों से ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान इसमें होता है। तो अंसार और सोनू चिकना और उनका भाई सलीम उन 5 लोगों में शामिल है जिन पे रासुका लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस को इस मामले में एक और आज बड़ी कामयाबी मिली। देर शाम दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सोनू चिकना को, जिस शख्स ने हथियार सप्लाई करे, ये सोनू चिकना की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, यही वो व्यक्ति है जो नीले कुर्ते में गोली चला रहा था शनिवार को जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी को हथियार सप्लाई करने वाला गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली, उस शख्स को भी अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की इस दिल्ली दंगों को सुलझाने के मामले में। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि ये सारे आरोपी दिल्ली में खून खराबा बचाने की साजिश में कब से और कैसे जुड़े हैं। क्या ये लंबी साजिश का अंजाम दिया गया है? इन तमाम बड़ी खबरों पर, तमाम बड़े पहलुओं पर नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त ये 2 बड़ी खबरें हैं। 5 व्यक्ति पर NSA लगा है और गुल्ली, जिसने हथियार सप्लाई किए थे, वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जिसे मास्टरमाइंड मान रही है वो है मोहम्मद अंसार। वो पुलिस कस्टडी में ही है। उसकी कई करतूतें अब खुलने लगी हैं। अपने आप को पुष्पा स्टाइल में, फिल्म पुष्पा का वो जो मशहूर सीन है, उसी पुष्पा के स्टाइल में झुकेगा नहीं वाला वो तेवर दिखाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब अंसार के काले कारनामे का हर रोज एक नया संसार खुल रहा है। उसकी एक फेक फेसबुक आईडी भी आज मिली है जो हिंदू के नाम से है। राज मल्होत्रा के नाम से इसने अपना फेसबुक पेज बना रखा था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म आपने देखी होगी। उस फिल्म में शाहरुख खान का नाम भी राज मल्होत्रा ही था। यानी पूरी तरीके से फिल्मी शख्स है ये। फ्रॉड करने से, घपले करने से नहीं घबरा रहा है। जिस तरह का सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग इसकी दिखाई दे रही है, इस व्यक्ति की, यानी इसका नाम अंसार है उर्फ राज मल्होत्रा, जिसका ये फेसबुक आईडी है, उसकी अय्याशी की तस्वीरें सामने आई हैं। अब एक और आज नई तस्वीर उसके इसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे दिखी जिसमें वो बंदूक लिए खड़ा है। दिल्ली पुलिस उसके इस शौक को लेकर, उसकी इस हरकतों को लेकर हर पहलू से इस जांच को आगे बढ़ा रही है कि कहीं ये PFI भी इन बवाल और हिंसा के पीछे तो नहीं है, क्योंकि पुलिस को शक है कि PFI के तार कहीं ना कहीं इन आरोपियों से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में सवाल कई हैं, जवाब भी कई आने बाकी है। ऐसे में 8 बजे के 8 सवालों का जवाब आज इंडिया जानना चाहता है। आज का पहला सवाल कि क्या दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा का बांग्लादेश से कनेक्शन हो सकता है, जैसा कि पुलिस अंसार के बांग्लादेश कनेक्शन की जांच करने लगी है। सवाल नंबर 2 कि क्या जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या मुसलमानों की भूमिका है। सवाल नंबर 3 कि क्या हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी से है, जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है। इस तस्वीर में दिखता है आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए। सवाल नंबर 4 अगर फोटो के आधार पर यह अंसार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो तो उसकी तस्वीरें बीजेपी की टोपी पहनकर भी सामने आई हैं, तो क्या अंसार का बीजेपी से भी कोई कनेक्शन है, जैसा कि आज आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। सवाल नंबर 5 पुलिस ने रिमांड रिक्वेस्ट में लिखा है कि उसे मास्टरमाइंड का पता लगाना है, तो क्या अंसार और सोनू चिकना सिर्फ मोहरे हैं, मास्टरमाइंड दरअसल कोई और है तो वो कौन है। सवाल नंबर 6 अंसार ने राज मल्होत्रा के हिंदू नाम से फर्जी फेसबुक आईडी क्यों बनाई थी, क्या मकसद था। सवाल नंबर 7 क्या दंगों की साजिश 15 अप्रैल की रात को रची गई थी, जैसा कि एक
सीसीटीवी फुटेज में कुछ लड़के लाठियां इकट्ठा करते रात को 2-2:30 बजे के आसपास इस वीडियो में दिखाई दिए हैं, जो आज सामने आया है। और आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 8, सोनू चिकना को पिस्तौल देने वाला रसूल उर्फ गुल्ली तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि क्या पिस्तौल की सप्लाई किसी दिल्ली से जुड़ी गहरी साजिश से जुड़ी हुई है? इंडिया आज इन सवालों के जवाब जानना चाहता है और इन्हीं सवालों से एक सवाल एक और निकलता है कि किसी गली मोहल्ले में ही सही अंसार जैसा गुंडा और आपराधिक तत्व कैसे पैदा होता है? हमारा आज का सवाल लगभग इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अंसार जैसे हिंसा के आरोपियों को कौन फलने फूलने देता है? यह हमारा आज का सवाल जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पे पूछा है। ऑप्शन ए है मौका परस्त नेता, ऑप्शन बी है सुस्त प्रशासन, ऑप्शन सी है कमजोर कानून। सवाल एक बार फिर सुनिए, अंसार जैसे हिंसा के आरोपियों को कौन फलने फूलने दे रहा है? आपके जवाब @ABP न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप दे सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल जवाब भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। ऑप्शन ए और बी और सी आपके सामने जवाब देने के लिए। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। दोनों ही अपनी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता नेता हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद चुनकर अभी संसद पहुंचे राघव चड्ढा साहब। आप दोनों के साथ बातचीत करूंगा। एक रिपोर्ट हम पहले दिखाते हैं और उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि कैसे सांप्रदायिक हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़ने का शक अब और गहरा चुका है और कैसे आरोपियों पर सियासी मुलम्मा चढ़ता जा रहा है कि कौन बीजेपी से जुड़ा है और कौन आम आदमी पार्टी से। इस मामले की तहकीकात करते हमारी टीम आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले में पहुंच गई, जहां से अंसार के संबंध सीधे तौर पर आज सामने आए। क्या बांग्लादेश से जुड़े हैं दिल्ली बवाल के तार? सारे के सारे लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। क्या सांप्रदायिक हिंसा के पीछे हैं बांग्लादेशी? ये तो सब बताएंगे कि यहाँ पर इस जगह पे सारे बांग्लादेशी रहते हैं। अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच होता ना, अगर इंडिया हार जाती है तो बांग्लादेश यहाँ पर ढोल बढ़ जाते हैं। क्या रोहिंग्या मुसलमानों की साजिश थी सांप्रदायिक हिंसा? बड़ा उनकी करतूत है, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शामिल है। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अंसार का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है और उसकी कुंडली अब दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। सच तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया है। अंसार का पुश्तैनी घर पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया इलाके के कुमारपुर गांव में है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना काल में अंसार हल्दिया में ही था। जो भी एलिमेंट आइदर डिजिटल फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, उसका आकलन बहुत सीरियसली हम लोग कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिन कर सारी चीजें इन डिटेल एग्जामिन हो जाएंगी। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं सांप्रदायिक हिंसा की फंडिंग तो नहीं हुई, क्योंकि अंसारी की आय और उसकी अय्याशी की तस्वीरें आपस में मेल नहीं खा रही। कहीं वो शराब की महंगी बोतलों के साथ दिख रहा है तो कहीं हाथ में बंदूक लिए पोज दे रहा है, कहीं नोट लहराते दिख रहा है, कहीं सोने की मोटी मोटी चेन और अंगूठी पहने दिख रहा है। साधारण मोबाइल की दुकान चलाने वाले के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से? इसी सवाल के तह तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अंसार और उसके साथियों की बैंक डिटेल जुटा रही है ताकि संभावित फंडिंग की जांच हो सके। कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि अंसार कहीं बांग्लादेश में तो किसी के संपर्क में नहीं था। 2017 के अंदर हाईकोर्ट के अंदर एक PIL डाली जाती है और उस PIL पर आज 2022 यानी 5 साल के बाद भी दिल्ली सरकार का कोई जवाब नहीं आता है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, उनको दामाद की तरह यहाँ पर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, देश के 7 राज्यों में पिछले 10 दिन में दंगे कराए गए। कर्नाटका में कराए गए, गुजरात में कराए गए, मध्य प्रदेश में कराए गए, महाराष्ट्र के अंदर कराए गए, दिल्ली के अंदर कराए गए। क्या सब जगह आम आदमी पार्टी थी?
कई चश्मदीद भी यही मानते हैं कि जिस इलाके में हिंसा हुई वो अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों का अड्डा है। भैया बांग्लादेशी का सारा एरिया है यहाँ पर। आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि बांग्लादेशी कहाँ रहते हैं तो सब बताएंगे कि यहाँ पर इस जगह पे सारे बांग्लादेशी रहते हैं। जो बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, सीने झपटी भी कर लेते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सी ब्लॉक के आगे, बांग्लादेशी जी ब्लॉक के अंदर आके। ये बांग्लादेशी लेडीज सारी है और टोटली बांग्लादेशियों का काम है ये। बीजेपी का आरोप है कि अंसार का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है, लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिसमें वो बीजेपी की टोपी पहने हुए है और प्रचार कर रहा है। हिंसा के एक और अहम आरोपी प्रेम शर्मा की तस्वीरें भी बीजेपी नेताओं के साथ जुड़ती हैं। पुलिस की फाइलों में अगर अंसार हिंसा का आरोपी है तो प्रेम शर्मा भी बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने का गुनहगार है। अगर अंसार की मौजूदगी में पत्थर चले तो प्रेम शर्मा की अगुवाई में लोगों ने नफरत की तलवार लहराए। 16 अप्रैल के बाद से प्रेम शर्मा फरार है और खुद आगे आने की जगह दोस्तों के जरिए सफाई पेश करवा रहा है। जल्दी आपके सबके सामने आएंगे जब सिर्फ एक व्यक्ति को जिसने परमिशन ली है। कैसे नाम आया प्रेम जी का? क्योंकि उन्होंने अपने नाम से उसकी परमिशन ली है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। अंसार गिरफ्तार है, लेकिन कई किरदारों के गिरेबान तक पुलिस का हाथ पहुंचना बाकी है। तभी पता चलेगा कि हिंसा की जड़ें कितनी गहरी और साजिश कितनी बड़ी थी। अंसार का संसार कितना काला है और कितना उजला है, इस पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, संबित पात्रा जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं। राघव जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप जानते हैं मोहम्मद अंसार को? जी मैं बिल्कुल नहीं जानता मोहम्मद अंसार को। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अंसार मुख्य आरोपी हैं इस पूरे जहांगीरपुरी दंगे की, पूरे वायलेंस की। मॉब को लीड किया उन्होंने। और आज जो सनसनीखेज तस्वीरें आई हैं जो मैं आपके चैनल पे रख रहा हूँ, ये अंसार भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनकर प्रचार कर रहे हैं। लोकल आप पता करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये बीजेपी के ठीक ठाक स्तर के नेता हैं। इनके कहने पर एक मिसेस बजाज है, संगीता बजाज, उनको टिकट दी गई, उनके लिए वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनके कैंपेन मैनेजर बनके उन्होंने पूरा कैंपेन संभाला। ये संगीता बजाज जी हैं, भाजपा की प्रत्याशी, उनके साथ अंसार खड़े हैं। और सीधे तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी मेरे पास भी है का, उनके लफंगों का काम है। एक तस्वीर मेरे पास भी है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर सुमित भाई। नहीं, एक तस्वीर हमारे पास भी है अंसार की, वो आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए है। उस पर भी तो कुछ बताइए। देखिए दो चीजें हैं इसमें। आप भी अपना रिपोर्टर भेजेंगे लोकली, आप पता करा लीजिए। अंसार भाजपा का लोकल नेता है, उसके कहने पे संगीता बजाज जी को टिकट दी गई, वो मुख्य भूमिका निभाई उसने उनके चुनाव में। और आज ये बात नहीं, मैंने आपकी ये बात सुन ली, दर्शकों ने भी सुन ली। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ राघव भाई, दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी की टोपी लगाई तस्वीर क्यों है? ये इसका क्या आम आदमी पार्टी से कोई संबंध रहा है? भाजपा के पहले क्या ये आप में था या भाजपा के बाद आप में आया? स्क्रीन दिखा रहे, तस्वीर दिखा रहे हैं। इस शख्स का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये अक्सर गुंडे और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही पाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि आज से 10-12 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे हमला होता है, भाजपा के गुंडे हमला करते हैं, भाजपा का एक सांसद उस मॉब को लीड करता है, वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं, बेल पे उनकी रिहाई होती है और रिहाई होने के बाद वो सीधा जेल से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्यालय में आते हैं, सामने मीडिया के सामने उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी, सुमित भाई, आप और हम जानते हैं, अक्सर गुंडों की पार्टी कही जाती है। इसे बीजेपी का मतलब आज के समय भारत की जाहिल पार्टी हो गया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा। संबित पात्रा से जवाब दूंगा, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। एक सवाल और, एक बात और राघव भाई, समय दे दीजिए राघव भाई, एक बात और, रामनवमी से अगर तस्वीर, अगर आम आदमी पार्टी के साथ तस्वीर है तो गलत है, बीजेपी के कैंडिडेट के साथ तस्वीर है तो ठीक है। ये कैसा पैमाना हुआ नापने का? अलग अलग तरीके से आप नाप रहे हैं भाई। आपकी तस्वीर गलत है, उनकी तस्वीर ठीक है। देता हूं मैं आपको आम आदमी पार्टी की ओर से, और आप अपना पत्रकार कोई भेज कर देख लीजिए। इस शख्स का कोई हमारे साथ तो लेना देना नहीं है। न जाने कौन सी तस्वीर फैला रहा है, कौन सी तस्वीर है, ना हमारा इस शख्स से कोई वास्ता है, ना इसका हमारी पार्टी से कोई वास्ता है। और अगर वास्ता होता हम 1 मिनट में इसको बाहर निकाल देते। जैसे कि आपने देखा ताहिर हुसैन का मामला आया, 1 सेकंड में उसे पार्टी से बर्खास्त किया। ये शख्स भाजपा का नेता है, भाजपा का चुनाव प्रचार करता है, संगीता बजाज को टिकट दिलवाई इसने,
संबित जी जवाब दीजिए। भूमिका निभाई इसके चुनाव में। और ठीक। 1 मिनट बस मैं खत्म कर लूं। हनुमान जयंती से लेकर सुमित भाई, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक पिछले 10 दिन में पूरे हिंदुस्तान में 7 राज्यों में दंगे हुए। तो सरकार केवल दिल्ली में है और कानून व्यवस्था भी हमारे पास नहीं है, कानून व्यवस्था भी इनके पास है। फिर भी 7 राज्यों में, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक दंगे होते हैं। ये कौन कराता है दंगे? आज इस तस्वीर से साफ हो गया, ये दंगे भाजपा ही वास्तव में कराती है। भारतीय जनता पार्टी सुमित भाई गुंडों और लफंगों की पार्टी बन चुकी है। मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूं। मैं आता हूं। 2016 से आपने लेकर बहुत सारे 2020 आरोप तक, लगा दिए हैं संबित 2016 पात्रा के से ऊपर, लेकर उनकी पार्टी के 2020 ऊपर। तक लेट हिम भारत में रिस्पॉन्ड, हुए लेट हिम हैं। रिस्पॉन्ड। ठीक है सरकार में इतने दंगे हुए संबित जी, 2016 से लेकर 2020 तक। ठीक और है राघव आखिरी भाई, सवाल, आपके बीच में संबित का पात्रा बिल्कुल नहीं बोले, मैं ये उम्मीद करूंगा अब आप भी लाभार्थी कौन है? सुनेंगे। संबित जी मेरे सवाल कुछ आपसे है। इनसे बीजेपी पूछिएगा, के दंगे से फायदा किसको होता है? बीजेपी दंगे के से सिर्फ कैंडिडेट के भाजपा को फायदा साथ होता है। तस्वीरें आई हैं सामने, अंसार, मोहम्मद अंसार की। संबित पात्रा, आप जानते हैं मोहम्मद अंसार को? किस पद पर है वो आपकी पार्टी में स्थानीय स्तर पर? देखिए सुमित भाई, मैं कोई मोहम्मद अंसार को नहीं जानता, ना मैं ताहिर हुसैन को जानता हूं, ना मैं किसी गुलाम को जानता हूं। मैं इन सभी आतंकवादियों में से किसी आतंकवादी को नहीं जानता। आप लोगों ने अभी कुछ दिनों से टीवी चैनल में दिखाया इनको, तो इनके नामों से हम रूबरू हुए हैं। टोपी तो इन्होंने आम आदमी पार्टी की पहनी हुई है, आप भी दिखा रहे हैं। मगर मैं उससे बड़े लार्जर इशू पे जाऊंगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जाहिल, गंवार, गुंडा, लफंगा, और ये आपने पूछा कि जहांगीरपुरी में किन लोगों ने ये आतंकवादी हमले किए, दंगे किए, तो यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया था, जिनका गारलैंडिंग हुआ था। मतलब शर्मा, अग्रवाल, गुप्ता, यही लोग थे, वो 8 लोग इन्होंने किए, बाकी लोगों ने नहीं किए। मैं इसके गर्त पर आता हूँ। देखिए ये ऐसा क्यों होता है कि ये जितने दंगे होते हैं, चाहे रामनवमी के शोभा यात्रा के हो, चाहे हनुमान जयंती जी के शोभा यात्रा पे हो, ये देश के भिन्न भिन्न जगहों पे होते हैं, तो उसमें कॉमन फिनोमिना होता है, पैटर्न होता है। एक मस्जिद होती है, एक तथाकथित कोट अनकोट मुस्लिम इलाका होता है, जिसमें जनरली हम लोगों को कह दिया गया है कि मुस्लिम इलाके से नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो एक मस्जिद होती है, मस्जिद के छत के ऊपर और उनके घरों के आसपास के छतों के ऊपर पहले से पत्थर, पेट्रोल बम, सिल्लियाँ, ये सब पहले से रखी हुई होती हैं। आपने भी एक वीडियो दिखाया, 16 तारीख को यहाँ हनुमान जयंती की यात्रा थी, मगर 15 तारीख को ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही थी, मतलब पूर्व नियोजित था। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पीएफआई का भी नाम आएगा। एक फंडिंग अभी आपने दिखाया, जो मोहम्मद अंसार है, उसके जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है और जो जीने का प्रक्रिया है, इसमें मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं से इसको फंडिंग हो रहा था। ये होता है। और ये मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, ये सब कुछ होने के बाद ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इनको सारे पुलिस में दोष नजर आता है, कानून की व्यवस्था में दोष नजर आता है, इनको हिंदुओं में दोष नजर आता है, इनको सब में दोष नजर आता है, बीजेपी में दोष नजर आता है। किंतु जो हकीकत है, ये गुलाम, ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर जब आप सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई मैं बिल्कुल वो राघव चड्ढा जवाब देंगे। आज। लेकिन संबित भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि मस्जिद के ऊपर हथियार इकट्ठा होते हैं, पत्थर इकट्ठा होते हैं, फला ढिमकाना, तो ये तो स्थानीय लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये चीजें इकट्ठी होती रही और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, और पुलिस, इसका मतलब कहां आपके ऊपर सवाल खड़े हो गए। ठीक है, क्या कर रही थी पुलिस? मैं जवाब देता हूं। सुमित भाई, पहले तो ये मस्जिद के छतों के ऊपर और घरों के छतों के ऊपर फलाना ढिमकाना नहीं होता है। क्लियर कट वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं, पत्थर होते हैं, सिल्लियाँ होती हैं, लोगों के पास बंदूक होते हैं और पेट्रोल बम होते हैं। ये तो आप लोगों ने भी अपने पत्रकारों के माध्यम से देश को दिखाया है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस की इंटेलिजेंस क्या करती है, हम फेल क्यों होते हैं? देखिए, जब इस प्रकार की रैली होती है, आपने दिखाया पुलिस बहुत मात्रा में मौजूद है। एक पुलिस ऑफिसर, उसका नाम भी है मेरे पास, मैं बताता हूँ, उसने अपनी आपबीती भी पूरी बताई है। उनका नाम यहाँ पे अरुण है। अरुण जी ने अपने पूरी आपबीती यहाँ बताया है कि किस प्रकार उनके सामने कितने बड़े तादाद में ये लोग आ जाते हैं और इनको अटैक करते हैं। पुलिस मौजूद थी, पुलिस के ऊपर गोली चली है, पुलिस हताहत भी हुए हैं। तीसरी बात है, अगर एहतियातन इन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा, रोहिंग्यानों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो यही लोग छाती पीटते हैं अरविंद केजरीवाल कि देखो जी, ये तो साइकोपाथ है, ये लोग
मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बांग्लादेशियों के खिलाफ आप एक शब्द बोलिए, ममता बनर्जी बोलती है छू के दिखाओ बांग्लादेशियों को। आप, मैं बता रहा हूं, अगर आपने एहतियातन इस गुलाम को गिरफ्तार कर लिया होता तो आप देखते पूरा कहर यूएन तक चले जाता। मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई साहब, मैं बताता हूं इस देश में क्या चल रहा है। ये देश 1000 वर्षों तक गुलाम ऐसे ही नहीं रहा है। हिंदुओं ने ही हिंदुओं के छाती पर चाकू चलाए हैं। दंगाई को दंगाई मानता हूं, ना हिंदू मानता हूं, ना मुसलमान मानता हूं। लड़ना पड़ रहा है, चाहे हिंदू हो प्रेम शर्मा, चाहे मुसलमान हो गुलाम अंसार, मोहम्मद अंसार, उनको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हारमोनी बिगाड़ते हैं दंगाई नहीं है तो पुलिस ने कहा है कि तीसरी जो यात्रा बगैर परमिशन के निकली, जिसमें बवाल बढ़ा प्रेम शर्मा को लिए। मैं इसका FIR की कॉपी है मेरे पास भी संबित जी। राघव चड्डा, आपकी बारी, आप बोलना चाह रहे थे संबित पात्रा के एलिगेशंस का। राघव। मैं सुमित भाई एक बड़ी बात रखना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई भी लॉलेसनेस, कानून व्यवस्था बिगड़े, इसको स्वीकारेगा नहीं। आज ये बात कर रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर पत्थर पहुंचाए जाते हैं और ऐसी यात्रा निकाली जाती है जिसमें तमंचे और बंदूकें लेकर लोग चलते हैं। तो मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी? अगर कोई मस्जिद पे पत्थर जमा करता है तो उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? अगर तमंचे और गोली कोई चलाता है, पिस्तौल और नंगी तलवारें लेकर चलता है, तो उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? ये तो कह रहे हैं कि आप यूएन तक चले जाते। अगर गुलाम को गिरफ्तार करते पहले तो आप यूएन चले जाते। सुमित भाई, देखिए, बोलने का लहर टूट जाता है, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, आप समझिए, दिल्ली के अंदर कभी गैंग वॉर होती है, कभी कोर्ट के अंदर हत्या हो जाती है, कभी वकीलों पे गोली कर चलती है, कभी स्टूडेंट्स पे गोली चलती है, कभी तमंचे लहराए जाते हैं, कभी बिना परमिशन की शोभा यात्रा निकल रही है। एक लॉलेस स्टेट बना दिया दिल्ली को। गृह मंत्री अमित शाह जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए। और अगर संबित जी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, तो संबित भाई, आप और मैं दोनों चलते हैं गृह मंत्री जी से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं कि कैसे दिल्ली में इतनी बुरी कानून व्यवस्था बन गई है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने शोभा यात्रा निकाली। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने, हमारे ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी शोभा यात्रा निकाली। हम सुंदरकांड का पाठ रखवाते हैं जगह जगह। कभी आम आदमी पार्टी के या आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में तो ऐसी चीज नहीं देखी जाती है। भाजपा के लोग अगर कुछ निकालते हैं तो उसके अंदर तमंचे लहराए जाते हैं, तलवारें दिखाई जाती हैं। ये क्यों होता है? बड़ा दूसरी बड़ी बात, आप सुमित भाई ध्यान दीजिएगा, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर आप ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री पे हमला करने वाले, उनके घर पे वैंडलिज्म करने वाले लोगों को प्रदेश कार्यालय में बुलाकर सम्मानित करेंगे, प्रेस रिलीज देकर, फोटो खिंचवाकर बड़े बड़े औहदे देंगे भाजपा के, आप मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में कि गुंडागर्दी करो। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए। अमित शाह का फेलियर है, इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको साथ चलने की बात कर रहे हैं, और सरकारी मशीनरी के साथ साथ उनको इम्प्यूनिटी देते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगर इनका हो गया हो, चिल्लाने की आवश्यकता ना हो, तो मैं शांति से बात कर लूं जरा। सुमित जी, मैं शांति से बात कर लूं। थैंक यू। सुमित जी, आपने भी मुझसे सवाल पूछा और यहाँ आम आदमी पार्टी ने भी चिल्लाकर कहा कि परमिशन नहीं था। परमिशन नहीं होने के कारण प्रेम शर्मा को गिरफ्तार करना, और कहीं ना कहीं ये हिंदुओं का दोष था कि परमिशन नहीं था इस रैली का। सुमित भाई, आप भी जानते हैं हकीकत क्या है। इस देश में मैं आपको 1000 ऐसे सड़कों का नाम दूंगा जहां बिना परमिशन के फ्राइडे को वो सड़कें बंद होती है और हम भी शोभा यात्रा निकालते हैं। सुमित भाई, मैं तो बीच में, सुमित भाई, मैं तो किसी के बीच में चिल्लाता नहीं, लेकिन बस बात इन्होंने हमें जाहिल तक शब्द कह दिया, मैं फिर भी नहीं चिल्लाया। सुमित भाई, आप कंट्रोल कर सकते हैं तो प्लीज कंट्रोल करिए, मैं इनके बीच में चिल्लाता नहीं। वो शांत है, आप बोलिए। मैं कोई दंगे नहीं करता हूं, वरना मैं शांति से बैठूंगा। कोई नहीं सुमित भाई, देखिए सुमित भाई, जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को समझाइए कि आराम से बात करना सीखे। इस प्रकार चिल्ला चिल्ला करके अधैर्य होकर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ कोई एलिगेशन लगाते हैं, बाद में अरविंद केजरीवाल जाके पैर पकड़कर अरुण जेटली और नितिन गडकरी का नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। ओ आई एम सो सॉरी अरुण जेटली जी, माफ कर दीजिए प्लीज, हम कोर्ट केस विड्रॉ कर लीजिए। ओ गडकरी जी, मेरे से गलती हो गई, वहां तो एलिगेशन लगा दिया था, मेरे से माफ। तो ये सब नाक रगड़ू पार्टी है। ये अरविंद केजरीवाल एक नंबर का नाक रगड़ू है, ये क्या करेगा यहाँ चिल्लाता। सुनो, शांति से सुनो मेरे भाई। देखो, ये जो हिंदुओं के लिए कहा कि हिंदू दोषी है क्योंकि परमिशन नहीं लिया, 1000 सड़क पे नमाज होते हैं जिस पे परमिशन नहीं लिया जाता है। मुझे एक बताइए जिस पे हिंदुओं ने पत्थरबाजी कर दी क्योंकि परमिशन नहीं था। यहां आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं अगर परमिशन नहीं लोगे तो यही होगा, यही होगा परमिशन। अगर परमिशन नहीं है और आप एक इलाके से चले जाओ, आप कहेंगे कि ये मुस्लिम इलाका है, आप इसमें आ गए। आज हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के साथ ये होगा कि ये इलाका मुस्लिम इलाका है, इसमें आप नहीं आ सकते।
यहाँ आएंगे तो आपके ऊपर पत्थरबाजी होगी। कितने हिंदुओं ने पत्थर मारे हैं नमाजियों के ऊपर, मेरे भाई मुसलमानों के ऊपर कितने हिंदुओं ने पत्थर मारे हैं जो बिना परमिशन के नमाज पढ़ते हैं, आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा पूरे देश में दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के घर का वेंडलिज्म कर दिया। आप आतंकवाद को इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जो गोली चली है जिसमें पुलिस ऑफिसर एक घायल पड़ा हुआ अस्पताल के अंदर, एक व्यक्ति मारा गया कर्नाटक के अंदर, आपके करौली में, आपके मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की गुंडागर्दी हुई है, आप बताइए इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर जो प्रदर्शन हुआ वो जिम्मेदार है या एक ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता में अगर मैं बम, शांति से बैठिए, बात में चिल्लाइएगा, ऐसे जाहिलों की तरह बिहेव मत करिए, शांति से बैठिए। देखिए जिस तरह का एक मेंटालिटी है जो बाद में जाकर चिल्लाती है और बम फोड़ देती है अल्लाह अकबर बोलकर, जो बम फोड़ के अल्लाह अकबर के नाम पे कहती है कि मुझे 72 हुरे मिलेंगी, आप उसको यहाँ पर क्लीन चिट दे रहे हैं कि हिंदू। और देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार करवाया था अरविंद केजरीवाल जी के कंप्लेंट के ऊपर मेरे घर के सामने, उनमें कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, कोई शर्मा है। ये अग्रवाल, कोई भी गुप्ता और कानून शर्मा तोड़े, आतंकवादी मेरा तो मानना है कि वो अपराधी है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये मजहब नहीं आतंकवादी देखना चाहिए, जो मजहब जवाब हिंदुस्तान का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़े, आप मुझे चाहे वो बताइए, अंसार ये हो, जो चाहे अरविंद वो केजरीवाल गुप्ता हो, के घर के अग्रवाल हो, सामने- अवस्थी नहीं, हो, नहीं, कोई एक हो, सेकंड। उसको अरेस्ट करना चाहिए। ना गुप्ता, मैं आपत्ति करता हूँ, गुप्ता नहीं बिगाड़ सकता है। गुप्ता ने नहीं बिगाड़ा है, वेंडलिज्म करे, जो दंगों को करे, जो गुंडाई को बढ़ावा करे, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, नहीं, गुप्ता दंगा नहीं करता है। का कोई मजाक नहीं होता। राघव चड्ढा जवाब दीजिए। नहीं, राघव चड्ढा जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है, मगर गुप्ता दंगाई नहीं है। आम आदमी पार्टी के कहने से गुप्ता आतंकवादी नहीं हो जाएगा। एबीपी पे दंगा नहीं होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में जो हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि गुप्ता और शर्मा जो थे वो अरविंद केजरीवाल गुंडागर्दी करेंगे तो हम शांत हो जाएंगे। गुप्ता और शर्मा दंगाई हो गए। गुंडागर्दी के सामने गुप्ता और शर्मा जो है आतंकवादी हो गए। शांत कराना पड़ेगा। मैं गुप्ता और शर्मा को आतंकवादी नहीं मानता। कराना पड़ेगा, समझ लो। राघव जी जवाब दीजिए, आपकी बारी। देखिए सुमित भाई, बड़ा रोमांचक है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल किया कि क्या गृह मंत्री नहीं संभाल पा रहे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। कभी गैंग वॉर होती है, कभी वकीलों पे गोली चढ़ती है, कभी तमंचे लेकर लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, मस्जिदों पे पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? संबित भाई ने उसका जवाब नहीं दिया, पतली गली लेकर निकल गए और इधर उधर की कहानी बनाने लग गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपसे नहीं संभल रही दिल्ली की कानून व्यवस्था, दे दीजिए अरविंद केजरीवाल को कानून सड़क पर व्यवस्था। खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, आपको सुन लीजिए। ऐसे दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम होता है। पंजाब में भी हमारी सरकार है, कानून व्यवस्था भी दे दो, शोभा यात्रा निकली तो दिखाएंगे वो। सुंदरकांड का पाठ हुआ, अमानतुल्लाह खान को होम मिनिस्टर बना दो तो वो शोभा दिखाएंगे। यात्रा हमने निकाली, वहां पर तो नहीं हुआ दंगा। दंगे होते आपके हैं। इष्ट देव हनुमान जी कब से हो गए? सुन लीजिए, अब सुन आपके लीजिए, तो सर्वे सर्वा इनको शांत कराएं है भैया, इनको शांत कराएं। इष्ट देव हनुमान जी हो गए, बीच में नहीं बोल रहा है, कंपनी का के परिचय इष्ट देव देंगे, हनुमान जी गर्दी का परिचय देंगे, आपको शांत कराना पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान है आपके इष्ट, सब कुछ आपके इष्ट वेस्ट, सब कुछ अमानतुल्लाह खान है। वो अमानतुल्लाह खान से डिक्टेट, अरे भैया संबित जी आपके बीच में राघव नहीं बोले थे। संबित जी और ताहिर जी, संबित जी कुछ मिनट बाकी है, अच्छा शालीनता से डिबेट चल रहा है। थैंक यू, बोलिए, थोड़ा बहुत बोला था। ठीक है, तीन चीजें कहना चाहता हूँ। अमेरिका में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता, हिंदुस्तान में कोई गुंडागर्दी करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाता। यूरोप के किसी देश में किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ता है तो उसकी जगह जेल में है। हिंदुस्तान में बहन बेटी को छेड़ने वाले शख्स की जगह भारतीय जनता पार्टी में है। उन्नाव रेप की बात हो, हाथरस रेप की बात हो, या किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे बेरहमी से कुचलने की बात हो, वैलेंटाइंस डे की बात हो, या किसी फेस्टिवल की बात हो, हर जगह गुंडागर्दी और दंगई भारतीय जनता पार्टी करती है। गुंडों का, लफंगों का कोई मजहब नहीं होता सुमित भाई। भाजपा भारत की जाहिल पार्टी बन चुकी है, गुंडागर्दी करती है सरेआम, और ये आज हमें धर्म और राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं। ये इनके पूर्वज तेजों की मुखबरी करते थे, आईएसआई से पठानकोट की जांच करवाते हैं, पठानकोट हमले की। पीडीपी, अलगावादी लोगों के साथ इन्होंने सरकार बनाई। गुरु को शहीद कहने वाली पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार ये लोग बनाते हैं। शहीदों के ताबूत में इन लोगों ने घोटाला किया। नवाज शरीफ के पास बिन बुलाए न्योते पे पाकिस्तान चले जाते हैं, उसके बर्थडे का केक खाने। 52 साल के मुख्यालय पे इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं लहराया। पूरी के आतंकवादियों को बताने के लिए नवाज शरीफ के पास भी चले जाएंगे। ये आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, किसी भी कीमत पे जहांगीरपुरी के आतंकवादियों को ये बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब मैं बताता हूँ संबित भाई, जो बात राघव चड्ढा कह रहे हैं, मैं चाहूंगा उस बात का आप जवाब दें। कांग्रेस के नेताओं ने भी डिमांड किया, राघव चड्ढा भी कह रहे हैं कि सीधे सीधे गृह मंत्री का फेलियर है, उनके इस्तीफे की बात की जा रही है।
देखिए सुमित भाई, पहले तो मैं जो लफंगा शब्द कम से कम 1000 बार यहाँ इस्तेमाल किया गया। लफंगे राशन कार्ड बनाते हैं, उनको लफंगा कहते हैं। आप भी जानते हैं राशन कार्ड इनके यहाँ कैसे बनता है, उनको लफंगे कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर जो कहा गया कि यूएस में गिरफ्तारी होती है, फलाने में गिरफ्तारी होती है, मैं आपको बताता हूँ ये जो शोभा यात्राओं पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, कश्मीर में भी पत्थरबाजी हुई थी। कश्मीरी पंडितों के, वैसे मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये हिंदुओं की प्लाइट को समझेंगे, ठहाके मार के हंसे थे। कश्मीरी पंडितों के दर्दनाक मृत्यु के ऊपर अरविंद केजरीवाल, हाँ ये क्या झूठे, ये हिंदू, ये झूठे बोलकर जिस प्रकार से इनकी टीम हंसी थी, हिंदू इनको कभी क्षमा नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं ये हिंदुओं के विषय को समझ सकेंगे? हाँ, ये सीरिया में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आज स्वीडन में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई है। आज स्वीडन के स्विस पुलिस के ऊपर वहां के कुछ संप्रदाय के लोगों ने गोली चलाई है कुरान के इशू को लेकर, वो भी बीजेपी के कारण हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ मेंटालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो उस कोई पूरी कम्युनिटी खराब नहीं होती है, उस कम्युनिटी में कुछ लोग जो जिहादी होते हैं, कुछ लोग जो देश से अलगाववाद चाहते हैं। और मुझे बहुत तड़प के साथ कहना पड़ रहा है, इसको कितने पैसे दिए इस देश में ऐसे लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, किंतु रोहिंग्यान को अपना भाई मानते हैं, बांग्लादेशियों को अपना भाई मानते हैं, कितने पैसे दिए भाजपा ने? फ्री वाईफाई देंगे, बांग्लादेशियों को ये फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देते हैं ये बांग्लादेशियों और रोहिंग्यान को। और देखिए, जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है, यही राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था राघव, आपकी फ्री पॉलिटिक्स ने बर्बाद किया। बताइए, ताहिर हुसैन को फ्रेम किया गया है। लास्ट मिनट राघव, आपकी फ्री नहीं पूरा ये फ्री, ये सब आतंकवादियों को फ्री देते हैं। और ये पूछिए राघव चड्ढा से पूछिए, ताहिर हुसैन को को आम आदमी पार्टी ने बचाया था कि नहीं बचाया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस बचाव में किया था कि नहीं किया था? ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया, तो ताहिर हुसैन से हाथ धोना पड़ा। मगर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, संजय सिंह दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ताहिर हुसैन जवाब दे रहे हैं राघव। हिंदुओं ने ताहिर हुसैन को फंसाया है। I'm extending this debate another 60 seconds. हिंदुओं का विक्टिम क्यों बोला? शांत करना पड़ेगा, ये नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। बोलिए राघव। ये लोग आए थे विकास के नाम पर, नहीं शांत हूं मैं, विकास के नाम पर इन्होंने देश को विकास नहीं दिया, देश को दंगे दिए। बच्चों के हाथ में किताबें और कलम देने की बजाय भाजपा ने बच्चों के हाथ में तमंचे, पिस्तौलें, नंगी तलवारें दे दी। ये आज भारत की रियलिटी बन गई है। 3400 दंगे 2016 से लेकर 2020 के बीच हुए। बाग में किसको फायदा होता है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाईफाई दिया, पिछले 10 दिन हुसैन को सपोर्ट किया। ताहिर हुसैन के छत पे बम बिजली पानी पे आ जाते हैं। ताहिर हुसैन के छत के ऊपर आपने गोले बारूद रखने का पूरा प्रपंच रचा। उस बैठी को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? कोई बांग्लादेशी दिल्ली में है, उसे निकाल बाहर, तो निकाल बाहर कर रहे तो आपने सरकारी जमीन पे उनको बसाया हुआ है। आप जाके पीआईएल का जवाब तक नहीं देते। हम निकालते हैं तो छाती पीट के रोते हैं आप लोग। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की छाती पीट के रोते हैं आप लोग। अब यहाँ पर यही तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी बात है। ये हिंदू जो है, ये मैं माफी चाहता हूँ, आतंकवादी कहने मैं माफी चाहता हूँ, आप दोनों से माफी चाहता हूँ। आखिरी मिनट में ट्रेन आखिरकार डिले हो गई। शुक्रिया राघव चड्ढा, संबित पात्रा। वक्त की कमी मेरे पास, मैंने भरपूर कोशिश की एक्सटेंड करने की, लेकिन अंत में आते आते दोनों तरफ से ये लगने लगता है कि मैं शायद ज़्यादा बातें बोल सकता हूँ और आदमी अपने अपने दायरे को, अपने अपने लिमिटेशंस को इस तरह के टीवी डिबेट्स में अक्सर भूल जाता है, खासकर आखिरी कुछ मिनटों में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।